हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे। और फिफ्थ सेमेस्टर में मैंने सबसे पहले आप लोग को पहले यूनिट का अध्ययन कराया था और उसके बाद आज की क्लास में हम लोग को दूसरे यूनिट के बारे में अध्ययन करना है। पहले यूनिट की हम लोगों ने 2 क्लासेस देखी थी, जिसमें सबसे पहले मैंने आप लोगों को सांख्यिकी के बारे में बेहतर तरीके से अध्ययन कराया कि सांख्यिकी क्या होती है, शिक्षा में सांख्यिकी का क्या योगदान है और शैक्षिक सांख्यिकी किस तरीके से हमारे सिलेबस में शामिल की गई है, उसको हम लोग को किस तरीके से पढ़ना है और उसका उपयोग कैसे अपने शिक्षा के क्षेत्र में करना है। इसके पहले की क्लासेस में देखिए हम लोगों ने पेपर 1 के 3 यूनिट का अध्ययन किया था और पेपर 1 के बाद मैंने आप लोगों को दूसरे पेपर का अध्ययन कराना शुरू किया है। और दूसरे पेपर में आज की जो क्लास है वो जो है दूसरे यूनिट की होगी। पहले यूनिट को हम लोगों ने कर लिया है और अब हम दूसरे यूनिट को करेंगे और उसके बाद फिर इसी तरीके से आपका इसमें भी तीसरा चौथा यूनिट करवाने के बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे कि पहले पेपर का अध्ययन करना शुरू करेंगे। इसी तरीके से देखिए दोनों पेपर को मिलाकर मैं आप लोगों का सिलेबस जो है पूरा कराऊंगा और आपके परीक्षा से पहले ये सिलेबस मेरे तरफ से कोशिश रहेगी कि पूर्ण हो जाए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में देखिए आज का जो दूसरा यूनिट है उसका नाम क्या है कि प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, यानी आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण और व्यवस्थापन, यानी आंकड़ों को कैसे व्यवस्थित किया जाता है और उनको कैसे प्रस्तुत किया जाता है, इसको हमको देखना है। और ये आज की दूसरे यूनिट की पहली क्लास है। तो चलिए आइए देखते हैं कि आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़ों को कैसे प्रस्तुत किया जाता है और आंकड़ों का व्यवस्थापन कैसे किया जाता है, इनको हम लोग आज की क्लास में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ देखिए, आपका जो दूसरा यूनिट है उसका नाम क्या है, प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, यानी आंकड़ों का व्यवस्थापन एवं प्रस्तुतिकरण। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, बीए फिफ्थ सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र पेपर 2। ठीक, तो देखिए इस यूनिट में आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले आपको पढ़ना है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, यानी आंकड़ों का संगठन क्या होता है। फिर इसमें हमको पढ़ना है सरल सारणी किसे कहते हैं, आवृत्ति सारणी किसे कहते हैं, फिर आवृत्ति वितरण क्या होता है। उसके बाद इसी में हम लोग को पढ़ना है क्लास इंटरवल, यानी वर्ग अंतराल किसे कहते हैं, वर्ग अंतरालों में समावेशी वर्ग अंतराल क्या होता है और अपवर्जी वर्ग अंतराल क्या होता है। इन सारी चीज़ों को मिला के आपके इस यूनिट में पढ़ना है और इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेने के बाद आपके एग्जाम में क्वेश्चंस करने के लिए किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो चलिए इनको एक एक करके देखा जाए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आंकड़े किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हम लोग बहुत सी चीज़ों के बारे में जो जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो वो जानकारियाँ अगर प्रमाणित नहीं हैं, उन जानकारियों के बारे में सही तरीके से विश्लेषण नहीं किया गया है, तो एक तरह से वो क्या होते हैं, कच्चे आंकड़े होते हैं। ठीक है, जब उन आंकड़ों को सही तरीके से वेरीफाई कर लिया जाता है, उनका विश्लेषण कर दिया जाता है, तब वो क्या हो जाते हैं, एकदम व्यवस्थित तरीके से आंकड़े बन जाते हैं। ठीक, देखिए तो सबसे पहले क्या देखा जाए कि आंकड़ा या डाटा क्या होता है और इसका कितना कौन कौन सा प्रकार होता है। आंकड़ों को देखिए हम लोग डाटा भी कहते हैं और ज़्यादातर जो लोग हैं डाटा का ही प्रयोग करते हैं। आंकड़े शब्द कभी कभी बोले जाते हैं और हम लोग भी देखिए आजकल अपने विभिन्न प्रकार की शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रयोग करते हैं, डाटा का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आंकड़ों की परिभाषा देख लीजिए, यानी डिफिनीशन ऑफ डाटा। तो होता क्या है कि जब हम किसी विषय, किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना से संबंधित, जैसे देखिए ये किसी के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में भी बहुत सा डाटा इकट्ठा करते हैं, किसी वस्तु के बारे में करते हैं, किसी घटना के बारे में करते हैं, किसी विषय के बारे में पढ़ते हैं, तो उसके बारे में क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। तो यही देखिए क्या होता है कि इन डाटा को क्या किया, तथ्यों के माध्यम से, संख्याओं के रूप में, प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन के रूप में, इंफॉर्मेशन सूचना के रूप में इकट्ठा किया जाता है और फिर उन्हें क्या कहा जाता है, आंकड़े। यानी जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी घटना के बारे में कोई तथ्य इकट्ठा करते हैं, कोई सूचना इकट्ठा करते हैं, कोई प्रेक्षण इकट्ठा करते हैं, तो उन सभी को क्या कहा जाता है, आंकड़ा कहा जाता है। सरल शब्दों में देखिए क्या कहा जा सकता है कि ऐसी कच्ची सूचना, यानी रॉ फैक्ट एंड फिगर, जो किसी विश्लेषण, निष्कर्ष या निर्णय के लिए उपयोगी हों, उन्हें आंकड़े का, यानी ऐसे
जो डाटा या कच्चे आंकड़े जिसके द्वारा कोई निष्कर्ष लिया जा सके, कोई विश्लेषण किया जा सके या कोई निर्णय लिया जा सके और वो क्या हो, हमारे लिए उपयोगी हो, उन्हें क्या कहा जाता है, डाटा या आंकड़ा। अब देखिए आंकड़ों के प्रकार, टाइप्स ऑफ डाटा। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि संग्रहण के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन। तो संग्रहण के आधार पर डाटा देखिए क्या होते हैं। सबसे पहला होता है प्राथमिक डाटा, यानी प्राथमिक आंकड़े जिनको प्राइमरी डाटा कहा जाता है। ये क्या है, संग्रहण के आधार पर पहले हैं। ये आंकड़े देखिए जिन्हें शोधकर्ता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से संग्रहित करता है, यह अधिक विश्वसनीय, सटीक और मौलिक होते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा होता है तो वो उस जानकारी को स्वयं जाके इकट्ठा करे या स्वयं से कलेक्ट करे, किसी की हेल्प ना ले, किसी पुस्तक की, किसी मैगजीन की, किसी सोशल मीडिया की। वो सभी आंकड़े क्या होते हैं, प्राथमिक आंकड़े। और इन आंकड़ों को ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है, प्रासंगिक माना जाता है, क्योंकि व्यक्ति ने खुद से कलेक्ट किया। ठीक, देखिए उदाहरण के लिए जैसे देखिए विभिन्न प्रकार की प्रश्नावली तैयार करना, साक्षात्कार, किसी का इंटरव्यू जाके खुद से लेना या कोई सर्वे करना, इस तरीके से जो आंकड़े मिलते हैं वो क्या होते हैं, प्राथमिक आंकड़े। जैसे आपको कोई सर्वे करने के लिए दे दिया गया कि इस विद्यालय में या इस क्लास में सर्वे करना है कि इस क्लास में बच्चों का जो है शिक्षा का स्तर किस तरीके का या इस विषय में उनका जो नॉलेज किस तरीके का है, तो आप जब जाके खुद से करेंगे वो सब किसके अंतर्गत आएगा, प्राथमिक के अंतर्गत। द्वितीयक आंकड़े देखिए, सेकेंडरी डाटा। ये क्या होता है कि ये आंकड़े जो किसी अन्य व्यक्ति, संस्था द्वारा पहले से संग्रहित किए गए हों और शोधकर्ता उनका उपयोग करे। यानी ऐसे आंकड़े जो पहले से किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा इकट्ठे किए गए हों और उनको कहीं ना कहीं रखा गया हो, और जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ की जानकारी लेना चाहता है तो उन आंकड़ों से ले रहा है, यानी अपने से कुछ नहीं कर रहा है, किसी के दूसरा पहले से उपस्थित जो आंकड़े हैं उनकी मदद से कोई काम कर रहा है, वो क्या कहा जाएगा, द्वितीयक। जैसे देखिए अगर हम लोग अपने से कोई इन्फॉर्मेशन जाके कलेक्ट ना करें बल्कि किसी दूसरे के द्वारा किया गया जो काम है उसी से आंकड़ा लें तो वो क्या हो जाएगा, द्वितीयक। और भी उदाहरण देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई क्लास में कोई चीज़ पढ़ाई गई, तो क्लास में पढ़ाते समय अगर आपने खुद से उस चीज़ को अपनी नोटबुक पे नोट किया है तो क्या हो जाएगा, प्राथमिक। लेकिन अगर आप किसी दिन क्लास में एब्सेंट हो जाते हैं या फिर आप उस दिन क्लास में हैं लेकिन आपने उस चीज़ को नोट नहीं किया और किसी दूसरे की कॉपी को लेकर आप अगर उस चीज़ को कर रहे हैं तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, द्वितीयक डाटा। ठीक, देखिए उदाहरण के लिए देखिए जैसे जनगणना रिपोर्ट। अब देखिए जनगणना से संबंधित जो डाटा हमको चाहिए कि किस क्षेत्र में कौन कौन सी जनसंख्या किस तरीके है, कहाँ के लोगों का क्या स्तर है, तो ये हम तो खुद से नहीं करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति ने उस जनगणना के कार्य को किया था, उससे डाटा इकट्ठा करके उसने एक रिपोर्ट तैयार कर दी और हमको जब जब जरूरत पड़ती है तो हम उसकी हेल्प लेते हैं। देखिए हम लोग किताबों में पढ़ते हैं तो किताबों से जो कुछ भी जानकारी हमें मिलती है क्या है, एक प्रकार का द्वितीयक डाटा है। जैसे देखिए सरकारी अभिलेख, सरकारी जो रिकॉर्ड होते हैं बहुत सी चीज़ें, उसको हम लोग उनकी वेबसाइट पर देखते हैं तो वो क्या है हमारे लिए, द्वितीयक आंकड़े। उसी प्रकार से जो पुस्तकें हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है हमारे लिए, द्वितीयक आंकड़े। इंटरनेट से जो कुछ भी हम आंकड़े प्राप्त करते हैं, जो कुछ भी सर्च करते हैं, हमें कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इंटरनेट पर सर्च करते हैं, वो सब हमारे लिए क्या है, द्वितीयक आंकड़े। यानी उन सारी चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे के द्वारा बनाई गई चीज़ों के रूप में उपयोग कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए अगला है मापन की प्रकृति के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट। तो देखिए मापन की प्रकृति के आधार पर क्या होता है, पहला मात्रात्मक आंकड़े यानी क्वांटिटेटिव डाटा। इसको देखिए कैसे देखा जा सकता है, जिन आंकड़ों को संख्याओं में व्यक्त किया जा सके, यानी ऐसे कुछ आंकड़े जिनको हम संख्या के रूप में, जैसे देखिए किसी की हाइट, किसी का वेट, किसी का मार्क्स, इस तरीके का जो चीज़ भी हो जिसको हम अंकों में लिखते हैं, या किसी वस्तु का मूल्य, तो ये सब क्या हो जाता है, मात्रात्मक आंकड़े। देखिए उदाहरण के लिए जैसे किसी की आयु मापनी है, किसी की आय यानी इनकम मापनी है, किसी का अंक हमको दिखाना है, किसी की हाइट मापनी है, किसी का वजन मापना है, तो ये सब किस प्रकार के आंकड़े हैं, मात्रात्मक आंकड़े। देखिए दूसरा क्या होता है, गुणात्मक आंकड़े यानी क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है, जैसे देखिए कि जिन आंकड़ों को संख्या में व्यक्त नहीं किया जा सकता बल्कि वे किसी गुण या विशेषता को प्रकट करते हैं। अब जैसे देखिए किसी चीज़ को अंक में न व्यक्त करके हम उसको क्या करते हैं कि उसके गुण या दोष के आधार पर व्यक्त, जैसे वह व्यक्ति बहुत अच्छा है तो उसको आप अंक में नहीं प्रदर्शित करेंगे बल्कि उसके गुण या
धर्म के आधार पर। वह व्यक्ति बहुत मोटा है, वह व्यक्ति बहुत पतला है, वह व्यक्ति पढ़ने में बहुत तेज है, वह बहुत बुद्धिमान है, वह बहुत ईमानदार है। इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो कैसे प्रदर्शित की जाती हैं? गुणात्मक रूप में। जैसे देखिए उदाहरण के लिए, जैसे किसी के लिंग को प्रदर्शित करें, यानी वो महिला है कि पुरुष है, तो उसको आप मार्क्स के रूप में, अंक के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते। उसको कैसे करेंगे? गुणात्मक रूप में। किसी चीज़ के धर्म के बारे में, रंग के बारे में, शिक्षा के स्तर के बारे में, इन सबको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? उनके गुणों के, यानी जिसको क्या कहा जाता है? क्वालिटेटिव डाटा। अब देखिए इनका प्रकृति के आधार पर किस प्रकार से विभाजन किया है? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो देखिए सबसे पहला क्या होता है नेचर के आधार पर? असतत यानी डिस्क्रीट डाटा, यानी ऐसे डाटा जिनको क्या किया जा सकता है कि गिना जा सकता है और जो पूर्णांक यानी होल नंबर में व्यक्त होते हैं, उन सबको क्या कहा जाता है? असतत आंकड़े। जैसे देखिए उदाहरण के लिए किसी परिवार के सदस्य, विद्यार्थियों की संख्या, इसको क्या किया जा सकता है? हम गिन सकते हैं, पूर्ण संख्या के रूप में हम काउंट कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है? सतत आंकड़े, जैसे कंटिन्यूअस डाटा। इसका मतलब क्या है कि ये जो आंकड़े हैं वो क्या होते हैं? निरंतर बदलते रहते हैं और मापे जाते हैं। जैसे देखिए उदाहरण के लिए हाइट, वजन, तापमान, समय, ये कैसे डाटे हैं? सतत आंकड़े, यानी ऐसे डाटा जो स्थिर नहीं है, जो बदलते रहते हैं। जैसे देखिए तापमान क्या है कि बदलता रहता है, किसी का वजन जो है वो घटता बढ़ता रहता है, किस तापमान भी देखिए घटता बढ़ता रहता है, ऊंचाई देखिए घटती बढ़ती। बहुत से स्टूडेंट होते हैं देखिए जब छोटे होते हैं तो उनकी हाइट कम होती है, धीरे धीरे क्या होती है? हाइट बढ़ती है। समय भी देखिए क्या है? एक स्थिर चीज़ नहीं है, ये क्या है? सतत है, यानी कंटिन्यूअस है। तो इन सब चीज़ों को क्या कहा जाता है? सतत आंकड़े। अब देखिए अगला जो प्रकार है वो समय के आधार पर है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम क्या है? पहला समकालीन आंकड़े, यानी समकालीन का मतलब क्या होता है कि क्रॉस सेक्शनल डाटा, यानी ये डाटा क्या होते हैं कि जो किसी एक समय पर विभिन्न इकाइयों से प्राप्त होते हैं, यानी एक ही समय पर विभिन्न जगहों से उनको कलेक्ट किया जाए, तो वो कैसे होते हैं? वो समकालीन आंकड़े, तो एक साथ एक ही समय में जो डाटा इकट्ठे किए जाते हैं उनको समकालीन कहा जाता है। जैसे देखिए उदाहरण के लिए कि किसी वर्ष में भारत के विभिन्न राज्यों की जनसंख्या, यानी 2025 में भारत के राज्यों की जनसंख्या कलेक्ट की जाएगी तो क्या होगा? समकालीन होगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी राज्य की जनसंख्या 2024 में काउंट की गई, किसी की 25 में, किसी की आने वाले अगले साल में की जाएगी, तो क्या हो जाएगा? समकालीन नहीं होगा। ठीक, देखिए अगला क्या है? कालानुक्रमिक आंकड़े, यानी टाइम सीरीज डाटा। ये देखिए क्या होता है कि समय के विभिन्न बिंदुओं पर एक ही इकाई से प्राप्त आंकड़े, यानी यूनिट एक ही है लेकिन अलग अलग समय पर किया है। जैसे मान लीजिए क्लास 10 या क्लास बीए फाइनल ईयर की किसी स्टूडेंट के प्रोग्रेस को जांचना है या क्लास की प्रोग्रेस को जांचना है, तो उसको क्या करना है कि यूनिट क्लास 10 मतलब बीए फाइनल ईयर का ही करना है, लेकिन क्या किया जाए कि सोमवार को अलग तरीके से, मंगलवार को, बुधवार को अलग अलग तरीके से उससे डाटा इकट्ठा किया जाए, तो क्या हो जाएगा? देखिए वो कालानुक्रमिक हो जाएगा। यहाँ उदाहरण देखिए दिया गया है कि पिछले 10 वर्षों में भारत की जनसंख्या वृद्धि। इसका मतलब क्या है कि 10 वर्षों में भारत की जनसंख्या का वृद्धि का किस तरीके का दर है। उसी प्रकार क्लास में देखा जाए कि किसी बच्चे का फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर फाइनल सेमेस्टर तक प्रोग्रेस किस तरीके का है, तो इसको क्या कहा जाएगा? कालानुक्रमिक आंकड़ा। ठीक, अब देखिए इनको संक्षेप में इस तरीके से देख सकते हैं शॉर्टकट में कि संग्रहण के आधार पर कितने प्रकार का होता है? प्राथमिक और द्वितीयक। मापन के आधार पर कितना होता है? मात्रात्मक और गुणात्मक। प्रकृति के आधार पर क्या होता है? असतत और सतत। और समय के आधार पर क्या होता है? समकालीन और कालानुक्रमिक। ठीक, तो इस तरीके से शॉर्टकट भी आप इसको याद कर सकते हैं। और आप परीक्षा में इस तरीके से भी अगर पूछा जा रहा है कि आंकड़ों के कितने प्रकार होते हैं, तो आप इसी तरीके से किसके के आधार पर कौन कौन सा प्रकार होता है, तो आप अगर लिख देंगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक, थोड़ा बहुत उसमें उदाहरण दे देंगे तो बहुत अच्छा प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, देखिए अब हम लोग देखते हैं आंकड़ों का व्यवस्थापन और प्रस्तुतिकरण, यानी आंकड़ों को कैसे व्यवस्थित किया जाता है और उनको कैसे प्रस्तुत किया जाता है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन स्टैटिक्स, यानी एजुकेशनल स्टैटिक्स में, शैक्षिक सांख्यिकी में आंकड़े कैसे प्रदर्शित किए जाते हैं, उनको कैसे व्यवस्थित किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं? आंकड़ों का व्यवस्थापन, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, यानी हम जो कुछ भी डाटा प्राप्त करते हैं, जो भी कलेक्ट करते हैं, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो देखिए परिभाषा क्या होगा?
कि आंकड़ों के संग्रह के बाद उन्हें इस प्रकार क्रमबद्ध और वर्गीकृत करना जिससे वे सरल, व्यवस्थित और अध्ययन के योग्य हो जाएं, उस आंकड़ों का व्यवस्थापन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने बहुत से आंकड़े इकट्ठे किए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको क्रमबद्ध करना पड़ेगा, सीरियल वाइज करना पड़ेगा, व्यवस्थित करना पड़ेगा, उसको कैटेगराइज करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए क्लास में बहुत से बच्चे हैं, तो उनका हमने डाटा कलेक्ट किया, तो उस डाटे को हमको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा सीरियल वाइज, फिर उसको वर्गीकृत करना पड़ेगा, कैटेगराइज करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए एक क्लास में बालक बालिकाएं दोनों पढ़ते हैं, तो हम लोगों ने सबका डाटा इकट्ठा एकत्रित कर लिया। अब क्या करना पड़ेगा, उसको उनके कैटेगरी के अनुसार अलग करना पड़ेगा, यानी बालिकाओं का डाटा अलग, बालकों का अलग, फिर उसमें सीरियल वाइज करना पड़ेगा। या तो रोल नंबर के हिसाब से कर दिया जाए या मार्क्स के हिसाब से कर दिया जाए, कि रोल नंबर के हिसाब से एकत्रित कर लिया, या फिर जिसका सबसे ज़्यादा मार्क्स हो उसको सबसे पहले, इसी तरीके से असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको जब अरेंज किया जाता है, तो उस तरीके का जो भी काम किया जाता है वो क्या होता है, आंकड़ों का व्यवस्थापन। ठीक, आंकड़ों के व्यवस्थापन की देखिए आवश्यकता क्यों होती है, क्यों किया जाता है ये सब। तो देखिए, जब हम कोई आंकड़ा इकट्ठा करते हैं तो क्या होता है, असंगठित होता है, बिखरा हुआ होता है, तो उससे कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो क्या करना पड़ता है कि असंगठित आंकड़े जो बिखरे और जटिल होते हैं, तो उनको सही करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। व्यवस्थित आंकड़ों से विश्लेषण आसान हो जाता है, इसलिए आवश्यकता पड़ती है। अगर आंकड़ा व्यवस्थित नहीं है तो हम कोई चीज़ को उसको सही तरीके से गणना नहीं कर पाएंगे, उसका विश्लेषण नहीं कर। अब व्यवस्थित है तो विश्लेषण आसान हो जाएगा। इसके बाद फिर देखिए, तुलना और निष्कर्ष निकालना सरल हो जाता है। अगर हमको किसी दूसरे की तुलना करनी है तो भी आसान हो जाएगा, कोई निष्कर्ष निकालना है तो भी आसान हो जाएगा। और सब कुछ बिखरा हुआ रहेगा तो आप उस पर कोई कंक्लूजन या निष्कर्ष नहीं दे सकते हैं। इसके बाद फिर देखिए, आंकड़ों के व्यवस्थापन की विधियां क्या क्या, यानी आंकड़ों को कैसे व्यवस्थापित किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है कि संपादन होता है, यानी एडिटिंग होती है। एडिटिंग का मतलब क्या होता है कि जो कुछ आंकड़ा इकट्ठा किया गया है, अगर उसमें कोई त्रुटि है, कोई गलती है, या कोई अपूर्णता है, कोई कमी है, या कोई असंगति है, तो उसको क्या किया जाएगा, ठीक किया जाएगा। यानी आपने कोई डाटा एकत्रित किया, उसमें कुछ कमी है, उसको सही करिए। अगर वो अपूर्ण है, पूरा नहीं है, सब कुछ आपने कलेक्ट नहीं किया, तो उसको पहले पूर्ण करिए। असंगति है, उसमें विषमता है, किसी दूसरे के साथ किसी दूसरे चीज का आपने मेल कर दिया, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अलग करना। दूसरा देखिए क्या विधि है, वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन करना है। इसमें देखिए क्या होता है कि आंकड़ों को समान विशेषताओं के आधार पर समूहों में बांटना। यानी बहुत से आंकड़े हैं तो उनको उनकी अलग अलग विशेषताओं के आधार पर समूह में बांट देना चाहिए, कि किसकी क्या खासियत है उसको अलग समूह में, किसकी क्या खासियत है उसको अलग समूह में। तो इस तरह की चीज़ों को करने को क्या कहा जाता है, वर्गीकरण। जैसे देखिए, गुणात्मक वर्गीकरण अगर किया जाए, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, तो इसमें क्या किया जाएगा कि लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और शिक्षा स्तर के आदि के आधार पर जब इस क्या किया जाएगा, वर्गीकरण। जैसे मान लीजिए किसी राज्य के या एक छोटे से गांव का आंकड़ा इकट्ठा किया गया, तो आंकड़ा किससे संबंधित है, या तो शिक्षा से संबंधित, या उनके आय के स्तर के संबंधित, या उनके जो है स्वास्थ्य से संबंधित। तो क्या किया जाएगा, लिंग के आधार पर कर दिया जाए कि इस लिंग के लोग शिक्षा में कितने तरीके से हैं, फिर उनकी आय किस तरीके की है, उनका स्वास्थ्य स्तर किस तरीके का है, या फिर धर्म के आधार पर कर दिया जाए, जाति के आधार पर कर दिया जाए, या शिक्षा स्तर के आधार पर कर दिया जाए। यानी क्या हो जाएगा, ये गुणात्मक वर्गीकरण। अगर देखिए मात्रात्मक वर्गीकरण करना है, तो जैसे देखिए किसी की आयु के, इनकम के, अंक के और अन्य चीज़ों के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है वो संख्यात्मक मान के आधार पर होगा, यानी संख्या के आधार पर होगा। वो सब कैसा हो जाएगा, मात्रात्मक वर्गीकरण। अगला देखिए क्या होता है, कालगत वर्गीकरण, यानी क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें देखिए क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, समय के आधार पर, यानी कौन सी चीज़ पहले घटित हुई, फिर कौन सी उसके बाद हुई, फिर कौन सी उसके बाद हुई, तो इसी को कहा जाता है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब कालक्रम के अनुसार। जैसे देखिए वर्ष, माह, दिन के आधार पर किसी चीज़ का वर्गीकरण करना, कौन से कब हुई, दिन किस दिन को हुई थी, किस महीने में हुई थी और किस वर्ष में हुई थी, इस तरीके। जैसे देखिए भौगोलिक स्थानगत वर्गीकरण, यानी ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन जब किया जाता है तो उसमें क्या किया जाता है कि क्षेत्र या स्थान के आधार पर, जैसे राज्य, देश, गांव, इन सारी चीज़ों को जब क्लासिफाई किया जाता है काल के अनुसार, समय के अनुसार,
कि कब किस राज्य में किस गांव में कौन सी चीज़ हुई थी, वहाँ का स्तर किस तरीके का था, तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, कालगत वर्गीकरण। ठीक। तीसरा काम क्या होता है, सारणीकरण होता है। यानी पहला हम लोगों ने क्या देखा कि पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको संपादित करेंगे, एडिट करेंगे, दूसरी बार फिर क्या करेंगे, इसको वर्गीकृत करेंगे, और तीसरी बार क्या करेंगे, इसको सारणीकरण यानी टेबुलेशन, यानी इसको हम टेबुलर फॉर्म में अरेंज करेंगे। जैसे देखिए, आंकड़ों को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करके तालिका बनाई जाती है। आप लोग देखते होंगे कि बहुत से ऐसे आंकड़े होते हैं जहाँ पर विभिन्न प्रकार के टेबल बने होते हैं। देखिए इस तरीके के टेबल बने होते हैं। तो इन टेबल में बहुत से आंकड़े दिए, जैसे यहाँ सीरियल नंबर हो गया, यहाँ पे कुछ बातें बता दी गई, उससे संबंधित विशेषताएं बता दी गई, यहाँ सीरियल नंबर 1 2 3 हो गया। तो इस तरीके से क्या है कि ये अब इसको टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आंकड़ों का व्यवस्थापन। अब देखिए क्या है, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। अब आंकड़ों को क्या करना, हम लोगों ने व्यवस्थित कर लिया, अब हमको क्या करना है, उसको प्रेजेंट करना है, यानी किसी के सामने प्रस्तुत करना है, अपने सीनियर को दिखाना है, या कहीं भी प्रदर्शित करना है, इंटरनेट पे अपलोड करना है, यूट्यूब। अब जैसे देखिए, मैं ही आप लोग को सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें जो है PDF फॉर्म में कैसे हुई, यानी पहले मैंने क्या किया, डाटा कलेक्ट किया, आपका सिलेबस देखा, फिर उसको व्यवस्थित तरीके से अरेंज किया, उसमें उदाहरण डाले, और जब मेरा सब कुछ व्यवस्थित हो गया तो फिर मैंने इसको देखिए इस टेबुलर फॉर्म में फिट कर लिया, एकदम अरेंज कर लिया, फिर इसको PDF में कन्वर्ट किया, और जब मेरा सारा कुछ कंप्लीट हो गया तो फिर मैं आप लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ, इसको प्रदर्शित कर रहा हूँ, सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, और फिर इस चीज़ को सबके लिए हो जाएगा। यूट्यूब पे जैसे अपलोड की जाएगी ये वीडियो तो सभी लोगों के पास पहुँच जाएगी। तो यही तरीका होता है डाटा के व्यवस्थापन का और प्रस्तुतिकरण का। जैसे देखिए उदाहरण के लिए, जब व्यवस्थित आंकड़ों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि उन्हें आसानी से पढ़ा और समझा जा सके तो उसे आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कहते हैं। अब देखिए, अगर व्यवस्थित तरीके से ना हो, जैसे मैं आप लोग का ये दूसरा यूनिट पढ़ाना शुरू करूं, तो दूसरे यूनिट में मुझे सबसे पहले क्या बताना था कि डाटा या आंकड़े होते क्या। अगर मैं वो ना बताऊं, पहले बताने लगूं कि आंकड़ों के प्रकार कितने प्रकार के होते, तो क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा, चीज़ों को समझना आसान नहीं होगा। या फिर मैं आंकड़ों का वर्गीकरण बताने लगूँ पहले, या प्रस्तुतिकरण बताने लगूँ, तो इससे क्या होगा कि किसी चीज़ को समझने में मुश्किल हो जाएगी। इसलिए क्या किया जाता है कि आसानी से समझने के लिए, बेहतर तरीके से समझने के लिए उसको क्या किया जाता है, पहले व्यवस्थित किया जाता है, तब फिर प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुतिकरण के प्रकार देखिए क्या होता है। पहला क्या होता है कि पाठ्य प्रस्तुतिकरण। पाठ्य प्रस्तुतिकरण का मतलब किसी चीज़ को पढ़ के प्रस्तुत करना, यानी पढ़ते जाना, बताते जाना। यहाँ देखिए आपको आपके सामने कैसे प्रस्तुत किया जा रहा है, पाठ्य प्रस्तुतिकरण भी होता है और दृश्य भी हो रहा है, यानी मैं बोल भी रहा हूँ आप लोग के सामने और यहाँ पे आप चीज़ को देख भी रहे हैं। तो ये दो तरीके से क्या है, प्रस्तुतिकरण हो रहा है। जैसे देखिए, पाठ्य प्रस्तुतिकरण में टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि आंकड़ों को शब्दों और वाक्यों के रूप में प्रस्तुत करें। देखिए यहाँ सारे शब्द लिखे हुए हैं और वाक्य बने हुए हैं, ये क्या हो गया, पाठ्य प्रस्तुति। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। इसका उपयोग क्या होता है कि जब आंकड़े कम हो और केवल सारांश चाहिए, तब इस तरीके का प्रस्तुतिकरण, यानी आंकड़ों की संख्या कम हो और उसका हमको केवल समरी चाहिए, तो उसमें क्या करना पड़ता है, इस तरीके से प्रस्तुत करना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए कि किसी विद्यालय में कुल 500 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 300 लड़के और 200 लड़कियां। तो इस तरीके से किसी चीज़ को बताना है तो हम क्या करेंगे, उसको पाठ्य प्रस्तुतिकरण के रूप में प्रदर्शित करेंगे। ठीक। दूसरा देखिए क्या है, सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण, यानी टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को टेबल के फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर देते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, सारणीबद्ध प्रस्तुत। देखिए आंकड़ों को तालिका या टेबल के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो क्या होता है, सारणीबद्ध प्रस्तुति। जैसे देखिए यहाँ पर एक उदाहरण है, देखिए यहाँ पर क्या है कि शीर्षक, पंक्ति और स्तंभ होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि देखिए शीर्षक है कक्षा 6, 7, 8। यहाँ क्या है, लड़कों की पंक्तियाँ, लड़कियों की पंक्तियाँ, और यहाँ पर इनकी कुल संख्या है। अब देखिए ये एक तरह का क्या है, टेबुलर फॉर्म, यानी कक्षा 6 में 40 लड़के हैं, 30 लड़कियां हैं, यानी टोटल संख्या इनकी कितनी है, 70। देखिए कितना आसान हो रहा है किसी चीज़ को जानने समझने में। उसी प्रकार देखिए क्लास 7 का है कि 35 लड़के 25 लड़कियां, टोटल 60 लोग हैं। उसी प्रकार क्लास 8 में 50 लड़के 20 लड़कियां, टोटल संख्या कितनी है, 70। अब इन तीनों का टोटल कितना है, 200। टोटल लड़कियां कितनी है, 75। टोटल लड़के कितने हैं, 125। तो इस तरीके से देखिए ये क्या है कि किसी आंकड़े का
प्रस्तुतिकरण, कितने व्यवस्थित तरीके से टेबुलर फॉर्म में इसको प्रस्तुत कर दिया। अगर इसी चीज़ को देखिए शब्दों में लिखना होता तो काफ़ी चीज़ों को लिखना पड़ता, लेकिन यहाँ क्या देखिए कितने शॉर्टकट तरीके से व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। उसी प्रकार से देखिए तीसरा तरीका क्या है प्रस्तुतिकरण का, चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण है। डायग्राम के माध्यम से विभिन्न प्रकार के डायग्राम दिखाए जाएं, विभिन्न प्रकार के चित्र दिखाए जाएं, तो उससे क्या होता है, ये चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण कहलाता है। जैसे देखिए आंकड़ों को चित्रों के माध्यम से या रेखाओं के रूप में दिखाना, विभिन्न प्रकार की रेखाएं खींची जाती हैं। तो आप लोग जैसे देखिए गणित में पढ़ते हैं कि इस तरीके से क्या है क्षैतिज रेखा, फिर इस तरीके से देखिए लंबवत रेखा, फिर इस तरीके से तिर्यक रेखा। तो इस सारी चीज़ें क्या है कि ये क्या है कि चित्रों या रेखाओं के रूप में प्रदर्शित करना। यह देखिए क्या होता है, सरल और आकर्षक होता है। देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाए, रेखीय रूप में प्रस्तुत किया जाए, तो वो क्या होती है, आकर्षक भी होती है, बहुत आसानी से समझ में आती है, यानी सरल होती है। जैसे इसका प्रमुख रूप ये देखिए क्या है कि बार आरेख यानी बार डायग्राम। बार डायग्राम किस लिए प्रयोग होता है, जब किसी की आयु, अंक या इनकम आदि की तुलना की जाती है तब उसके लिए बार डायग्राम। दूसरा देखिए तरीका क्या है इनका, वृत्त आरेख यानी जिसको पाई डायग्राम कहते हैं। ये क्या उपयोग किया जब किसी वस्तु को प्रतिशत भाग में दर्शाया जाता है, यानी किसी वस्तु का प्रतिशत दिखाना है कि कौन सी चीज कितनी प्रतिशत कहाँ पर है, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, वृत्त आरेख। रेखीय आरेख का उपयोग कहाँ किया जाता है, लाइन डायग्राम का, कि समय के साथ होने वाले परिवर्तन यानी ट्रेंड को दिखाने के लिए, यानी समय के अनुसार किस तरीके का परिवर्तन हुआ। आप लोग किताबों में देखते होंगे कि बहुत से ऐसे आंकड़े दे रहते हैं कि सन 2000 में, सन 2001 में, सन 2002 में, सन 2003 में। अब दिखाया जा रहा है कि भारत में शिक्षा का स्तर किस तरीके से था। तो क्या शुरुआत में मान लीजिए दिखाया गया कि शिक्षा का स्तर क्या है कि नीचे है, तो नीचे से धीरे धीरे क्या होगा, शिक्षा का स्तर ऐसे अगर ऊपर उठता चला जाए तो ये क्या हो जाएगा कि समय के अनुसार इसमें जो है परिवर्तन हो रहा है, ट्रेंड हो रहा है, तो ट्रेंड दिख रहा है। तो इस तरीके से दिखाने वाले चीज़ों को क्या कहते हैं, रेखीय डायग्राम। आप लोग क्रिकेट का स्कोर देखते होंगे, वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि उसमें समय के अनुसार यानी हर ओवर के अनुसार किस तरीके का ट्रेंड चलता है, किसी ओवर में ज़्यादा किसी में कम, तो इस तरीके से आंकड़े उसमें दिखते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, हिस्टोग्राम, यानी इसमें किस लिए उपयोग किया, निरंतर वर्गों वाले आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए किसका उपयोग होता है, हिस्टोग्राम का। उसके बाद फिर देखिए आवृत्ति बहुभुज होता है जिसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं। ये किस लिए उपयोग होता है, वर्ग अंतराल डाटा को प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण होता है। अब देखिए आंकड़ों का ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण भी होता है। ग्राफ के रूप में आप लोग पढ़े होंगे गणित में, जब छोटे क्लास में पढ़ रहे होंगे 9-10 में, तो उसमें देखिए क्या होता है कि ग्राफीय प्रस्तुतिकरण होता है। इसमें क्या किया जाता है, आंकड़ों को ग्राफ के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, किसी चीज़ का एनालिसिस करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए, या किसी चीज़ का पूर्वानुमान यानी फॉरकास्टिंग करने के लिए। तो देखिए इसका प्रमुख रूप क्या होता है कि समय श्रृंखला ग्राफ यानी टाइम सीरीज ग्राफ, आवृत्ति ग्राफ यानी फ्रीक्वेंसी ग्राफ, और ऑगिव यानी संचयी आवृत्ति प्रदर्शित करना। अब देखिए इन सारी चीज़ों को हम लोग बस शॉर्टकट में भी देख लेते हैं। जो चीज़ें अभी हम लोगों ने देखी कि आंकड़ों का व्यवस्थापन और आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, तो संक्षेप में उसको देखिए कैसे देख सकते हैं आप क्विक रूप में। अगर आपको रिवाइज करना है, कोई चीज़ आप भूल रहे हैं, स्किप हो रही दिमाग से, तो तुरंत देखना, तो क्या करेंगे कि आंकड़ों के व्यवस्थापन को 3 रूपों में किया जाता है। पहले संपादन किया जाता है, फिर उसका वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण देखिए 4 प्रकार से किया जाता है, गुणात्मक आधार पर, मात्रात्मक आधार पर, कालगत आधार पर या भौगोलिक आधार पर। और तीसरा काम क्या करते हैं व्यवस्थापन में, सारणीकरण करते हैं। ठीक, अब क्या होगा, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण होगा, यानी जब व्यवस्थापन हो गया उसके बाद प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले किस तरीके से होता है, पाठ्य रूप में, टेक्सटुअल रूप में। उसके बाद देखिए क्या होता है, सारणीबद्ध या टेबुलर फॉर्म में प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तीसरा रूप क्या होता है इसका, चित्रात्मक रूप में, जिसमें बार, पाई, लाइन, हिस्टोग्राम, पॉलीगन होते हैं। और चौथा रूप क्या होता है, ग्राफिक रूप में, ग्राफ और ऑगिव के रूप में। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने आज की यूनिट में क्या पढ़ा कि आंकड़ों के प्रकार क्या होते हैं, आंकड़ों की परिभाषा क्या होती है, और आंकड़ों को किस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है, आंकड़ों को किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आज की क्लास में हम लोगों ने देखा। तो देखिए इस तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं इसको कि व्यवस्थापन बराबर डेटा को व्यवस्थित करना, और प्रस्तुतिकरण मतलब डेटा को दिखाना या समझाना। अभी मैंने बता ही दिया कि जब आंकड़ों को व्यवस्थित करना है का मतलब कि अभी हमको उस चीज़ को किसी को दिखाना नहीं, अभी हम तैयार कर रहे हैं, यानी क्या है, एक प्रिपरेटरी फेज है। और उसके बाद जब सब कुछ तैयार हो जाए
तब उसको क्या किया जाएगा, प्रेजेंटेशन पे। जैसे आप लोगों को विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट मिलते होंगे, प्रैक्टिकल फाइल मिलती होगी, तो आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा चीज़ कलेक्ट कर करके उस प्रैक्टिकल फाइल को तैयार करते हैं। जब पूरी प्रैक्टिकल फाइल तैयार हो जाती है तो आप क्या करते हैं, अपने टीचर के सामने उसको प्रस्तुत करते हैं, दिखाते हैं। और फिर अगर टीचर आपको कहता है कि हाँ आपकी प्रैक्टिकल फाइल एकदम परफेक्ट बनी है, तो आप उसमें कोई चीज़ सुधार नहीं करते हैं और फिर उसको उसी तरह से रख लेते हैं। जब आपकी परीक्षा होने लगती है, जो एग्जामिनर आते हैं, तब उनके सामने आप उसको प्रस्तुत करते हैं। अगर फाइल में कोई गड़बड़ी रहती है तो आपके टीचर आपको कहेंगे नहीं आपके यहाँ पर गड़बड़ है, इसको सुधार लीजिए, तो आप उसको क्या करते हैं, एडिट करते हैं, सही करते हैं। प्रेजेंट फाइनली कब करते हैं, जब पूरी तरह से फाइल आपकी बन के तैयार हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज की क्लास का जो है आंकड़ों के बारे में। अगली क्लास में हम लोग देखिए पढ़ेंगे सारणी के बारे में, टेबल के बारे में। सारणी में देखिए हम लोगों ने अभी जो भी चीज़ें देखी थी यहाँ शॉर्टकट में देखी थी, अगली क्लास में हम लोग उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक रखा जाए और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। और इसके बाद की चीज़ों को भी मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाते हुए बेहतर तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। और हर बार मैं ऐसा ही करता हूं, ऐसा नहीं है। अब मैं आप लोग को बोलता भी हूं कि अगर आप लोग को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हुआ करे, कोई चीज़ समझ में ना आए, तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ लिया करिए, मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूँगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में देखिए हम लोग को क्या पढ़ना है, सारणी के बारे में, टेबल और इसके प्रकार। तो टेबल होता क्या, अभी तो टेबल का बार बार हम लोगों ने नाम सुना, तो टेबल किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है, इन सारी चीज़ों को नेक्स्ट क्लास में देखा जाए। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।